ओके, सो यहाँ पे हम लोग थे इम्प्रूवमेंट 2001 से पहले का अगर कुछ भी होगा तो हमें इग्नोर करना है। देन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने का जो कॉपीराइट होता है ना, प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस्ड बाय एनी आर्टिकल्स और थिंग राइट कैरी ऑन एनी बिजनेस इज टेकन एज नील। तो इंटेंजिबल एसेट्स का इम्प्रूवमेंट नहीं माना जाता है, तो अगर कुछ है भी तो उसको नील ही माना जाएगा। इफ एन एसेट्स वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 1981, तो 1981 नहीं, यहाँ पे क्या होगा 2001, ठीक है। अगर कोई भी एसेट, इफ एन एसेट वाज एक्वायर्ड बिफोर, खरीदा गया है कब, 2001 से पहले, then cost of acquisition will be taken as higher to be taken as 2001, 2002 100 इंडेक्स माना जाएगा, या फिर एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना, एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 अगर अवेलेबल है तो, एंड बेस ईयर इंडेक्स विल बी टेकन 2001, 2002। चलिए, इसका मतलब मैं आपको समझाते रहूं। अगर किसी भी एसेट का, ठीक है ना, अगर किसी भी एसेट की जो हमने कब खरीदी है 2001 से पहले, तो अब उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, उसका इंडेक्सेशन कैसे निकाला जाएगा। तो पहली चीज तो उसकी प्राइस क्या मानी जाएगी, कॉस्ट क्या मानी जाएगी, इसको समझो। तो उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, सिंपल सा फेयर मार्केट, उस समय देख लेना कितना एक्चुअल कॉस्ट है, कितने की हमने खरीदारी किया। मान लो हमने 1995 में खरीदा, ठीक है, 1995 में हमने करीबन वो एसेट्स परचेज किए कितने में, 25,000 रुपए में। फिर अब आप उसको देखो ना, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 2001 में, या मान लो 1 लाख में खरीदी थी, एक्चुअल कॉस्ट है, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में देखो, अगर अवेलेबल है तो देख लो कितना है। जो दोनों में से अधिक होगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे, 2001 की प्राइस मान लेंगे। लेकिन अगर सपोज करो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दी है उसकी, तो ऐसे में एक्चुअल कॉस्ट को ही 2001 की प्राइस मान लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ जल्दी से। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए मैंने 1995 में एसेट्स खरीदा था, और एसेट्स की जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो कितनी थी, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग केस 1 की बात करेंगे। केस 1, केस 1 मतलब अगर क्या दे रखा है, 1995 की कॉस्ट आपको दिख ही रही है, अगर आपको फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है ऑफ 1 अप्रैल 2001, कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है, फेयर मार्केट वैल्यू सपोज करो उस एसेट की कितनी है, 1,25,000 रुपए, ठीक। अगर 1,25,000 रुपए है तो आपको बस ये देखना है कितने में खरीदा था, और फेयर मार्केट वैल्यू जो दोनों में से अधिक है, तो कौन दोनों में से अधिक है, 1,25,000 रुपए। तो 1,25,000 को ही हम लोग 2001 की प्राइस मान लेंगे, और बेस इंडेक्स आपको पता है कितने से स्टार्ट होगा, बेस इंडेक्स है 100, बेस इंडेक्स 100 से ही स्टार्ट होगा। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या है, ठीक है ना, अगर नो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ, अवेलेबल ही नहीं है, या फिर इसको नो की जगह मैं लिख देता हूँ, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 इज नॉट एप्लीकेबल, है ही नहीं, नॉट अवेलेबल। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो कॉस्ट थी ना 1 लाख 1995 में खरीदा था, इस 1 लाख को हम लोग 2001 की प्राइस मान लेंगे, ठीक। तो यही चीज हमसे ये कह रहा है, कौन सी, ये थियरी, ये जो थियरी थी ये इसी बात के बारे में डिस्कस कर रहा है हम लोग, ठीक। और अगर आप सभी को पता है, 2001 से पहले अगर कोई इम्प्रूवमेंट किया हो, इम्प्रूवमेंट मतलब जैसे मान लो इस बिल्डिंग को खरीदा था 1995 में, फिर 1996 में अगर मैंने इम्प्रूवमेंट कर रखा है,
ठीक है ना। करीबन इम्प्रूवमेंट पे इसके करीबन 50,000 रुपये खर्च, सॉरी 25,000 रुपये खर्च किया था मैंने 1995 में, 96 में। तो इस 25 रुपये को तुम भूल जाओ, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको हम लोग आगे के कैलकुलेशन में यूज ही नहीं करेंगे, इसको भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2001 के पहले का इम्प्रूवमेंट है, 2001 या उसके बाद का इम्प्रूवमेंट होता तो उसको हम कंसीडर करते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया। फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। बस इतना ही था थियरी। अब देख रहे हो जैसा कि अब सीधे सीधे हम लोग का कंप्यूटेशन स्टार्ट हो गया। अब हमें सीधे कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। आप लोग इस एग्जांपल को मिस्टर सुशील है भी क्लास में, तो सुशील वाले यस सर। है ना, तो सुशील जी पर एक एग्जांपल है, इसको आप लोग स्टडी करिएगा खुद से। बहुत ही ईजी है, देखो दिखा भी रहा है। सेल कंसीडर कितने में बेचा है? 30 लाख में। उसमें ब्रोकरेज देना पड़ गया कितना? 60,000 रुपये। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकाला। बस ये फर्क क्या होगा आपको मिलेगा? अच्छा नहीं, सही तो है। इसमें बस ये ध्यान रखना है, इसमें 1996 दे रखा है ना, नहीं सही तो है, 2008 है, 2000 है। तो हम लोग नया इंडेक्सेशन हम लोग फॉलो करेंगे, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। एक बार खुद से पहले समझिएगा, फिर कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर असाइनमेंट है, असाइनमेंट्स में देखिए दे रखा है, ठीक, मिस्टर एक्स परचेज अ बिल्डिंग, ये सब हम लोग कल सॉल्व करेंगे। और चाहे तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको पता क्या रह गया? हम लोग का एग्जाम्पशंस रह गया। एग्जाम्पशंस हम लोग का पढ़ना रह गया। 54 वाले एग्जाम्पशन, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, ये सब सेक्शंस क्या कहते हैं ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतना आप लोगों को समझ में आया। आज का जो मेन टॉपिक था वो हमारा क्या था? कंप्यूटेशन था और इंडेक्सेशन को समझना था। तो हम लोगों ने कंप्यूटेशन भी समझ लिया कि कैसे शॉर्ट टर्म का कंप्यूटेशन करना है, कैसे लॉन्ग टर्म का कंप्यूटेशन करना है। बस फर्क क्या होता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, कि बस यहाँ हम लोग इंडेक्स निकालेंगे लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें कोई इंडेक्स निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है।